आज क्या तुम्हें चॉकलेट खाना है और खाना नहीं खाओगे? और चॉकलेट खाओगे ना तो तुम्हारे दांत में कीड़े लग जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं सबसे पहले उनकी हृदय से आभारी रहूँगी। और आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि शॉर्ट्स पर भी यूट्यूब पर भी मेरे जो व्यूज़ हैं बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं। और शॉर्ट्स की वीडियो पर तो बहुत ही कम जा रहे हैं, सिर्फ 5-6 जा रहे हैं। लगता है जैसे कि मेरी फैमिली के लोग ही हैं सिर्फ। क्योंकि पहले तो 1000, 1500, 10-10 मिनट में ही एकदम बहुत ज़्यादा हो जाते थे। और अब तो 1 महीना हो गया, मुझे लग रहा है कि यूट्यूब वालों के चैनल में ही जंग लग गया है। और मैं यूट्यूब के पे जो शॉर्ट्स की वीडियो बनाती हूँ ना, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चॉइस करनी पड़ती है कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो इतनी छोटी वीडियो होती है, 15 सेकेंड की, 20 सेकेंड की। और उसमें ये भी दिखाना है कि ये वीडियो इतना अच्छा है या इसमें भजन किस तरह का है, और उस भजन में जो वो इम्प्रेशन है वो किस तरह के, वो सब कुछ ही लाने पड़ते हैं। तो मुझे ना शॉर्ट्स की वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। और उसी वीडियो पर आजकल मेरे ना बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि यूट्यूब चैनल वालों से बोलना पड़ेगा। लग रहा है उनके ट्रक में डीजल पेट्रोल वगैरह थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि वो मेरे लिए सब्सक्राइबर नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। और मैं जो शॉर्ट्स की वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। तो कई मेरे जो है फ्रेंड एसएमएस पर भी 1-2 रहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब मैं वीडियो ढूंढती तो उन्हें लगता होगा कि शायद मैं कुछ उनसे रिलेटेड बोलना चाह रही, समझाना चाह रही। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे वीडियो ही ढूंढनी होती है। और मुझे एसएमएस पढ़ तो लेती हूँ लेकिन रिप्लाई करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि ना मैं तो व्हाट्सएप पर हूँ ना फेसबुक पर हूँ। मुझे फेसबुक भी नहीं चलाना आता है। इस बच्ची ने फेसबुक पर मेरा अकाउंट बनाया है, और वो बनाना भी मजबूरी हो गया, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। और इंस्टाग्राम पर यदि मेरी वीडियो जाती हैं तो उसके लिए मुझे फेसबुक का अकाउंट बनाना पड़ा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में। और यदि जिसे लग भी रहा हो कि फेसबुक पर कुछ चल रहा है व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप का नंबर तो मुझे भी नहीं पता है। और व्हाट्सएप पर ग्रुप में भी मेरी सिर्फ फैमिली के मेंबर हैं 7-8। तो जिसको भी लगे कि फेसबुक पर पता नहीं क्या कर रही हूँ, तो वो आराम से देख कर ओपन करके देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई फेसबुक पर भी मतलब नहीं है। और जिस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ, मोटिवेशनल वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए ना मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पहले मुझे सोचना पड़ता है कि मैं किस तरह से थॉट बोलूँ, फिर मुझे उसको लिखना पड़ता है। मैं नोट्स वगैरह बनाती हूँ, फिर नोट्स बना करके उसमें से मुझे क्या क्या हटाना है, क्या बोलना है, वो करती हूँ। तो मुझे जिस दिन बोलना होता है तो 2-3 दिन पहले से मुझे शुरुआत करनी पड़ती है। तो उस पर भी मेरे आजकल ना बहुत ही कम व्यूज़ जा रहे हैं। और आप जो भी मेरे थॉट होते हैं, आप कहीं से भी देख लीजिए, और भी जो थॉट होते हैं उनसे मैच करके देख लीजिए कि जो उनका कैटेगरी है वो कहीं से भी डाउन नहीं होती है। मेरे जो थॉट होते हैं बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं, अच्छे होते हैं, और समाज से रिलेटेड भी होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना मेरे थॉट को देखा करें। और जो है ना मेरे को ये तो पता है कि बहुत सारे, यदि 25 इसमें मेरे व्यूज़ आ रहे तो 100 या 100 प्लस में भी कई बार देखते, लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही व्यूज़ भेजते हैं। तो सिर्फ एक ही तो टिक लगाना है, तो उसमें कोई परेशानी। अब जो कियो है दाता कबहू न कीजो, अब जो कियो है दाता कबहू न कीजो, अगले जन्म में बिटिया न कीजो, अगले जन्म में बिटिया न कीजो। तो यहाँ पर एक भोजपुरी पिक्चर थी, तो उसमें एक लड़की की कहानी है कि किस तरह से उसकी शादी की गई, और किस तरह से शादी के बाद में उससे व्यवहार किया गया। तो ये तो सिर्फ पिक्चर है, लेकिन जो एक नारी की रियल की स्टोरी होती है ना वो ये पिक्चर, सीरियल, और जितनी भी आपकी सोच होती है उन सोचों से बहुत ज़्यादा परे होती है। और मैंने एक पिक्चर देखी थी बहुत पहले अनमैरिड लाइफ में, प्रेम रोग। वो भी एक वीडियो लड़की के ऊपर ही थी, तो उसमें नाबालिग लड़की होती है। लेकिन मुझे ना जो ये पिक्चर का टाइटल था ना, वो मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिक्चर तो एक वीडियो लड़की के ऊपर थी, नाबालिग लड़की के ऊपर थी। तो शायद जो भी नाम दिया सही हो, लेकिन मुझे ये नाम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा।
तो जो उस लड़की की स्टोरी थी उसमें वो जैसे इनोसेंट थी ना रियल में मैं भी शादी के पहले एकदम ही इनोसेंट थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि जैसे मेरी शादी हो रही है तो मैं शादी होकर के इतना दूर जा रही हूँ, इतना दूर जाने के बाद मैं कभी वापस ही नहीं आऊँगी। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स है, इतना सारा डेकोरेशन है, तो मैं इस सब को एंजॉय करूँ। तो ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जैसे कॉलेज में हाथ पकड़ के घूमती थी ना, उसी तरह से मैं शादी में भी घूम रही थी। जो मेरे फादर के फ्रेंड है पूछने लगे कि जिसकी शादी है वो कहाँ है, तो मेरी फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ के उस तरफ करके बोल रही है जिसकी शादी है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम एक जगह जा कर के बैठ जाओ, तो इस तरह से नहीं घूमो। तो मैं ये बताना चाह रही कि मैं भी ना उसी तरह से इनोसेंट थी, लेकिन हाँ शादी के एकदम बाद ही जैसे ही हम लोग विदा होकर के जैसे मैं गई ना, और मैं अपने भाइयों के साथ गई थी स्टेशन तक भी, और उसके बाद जैसे ही ट्रेन पे बैठी तभी मुझे लगा कि सब कुछ पीछे ही छूट गया, और मुझे लगा कि बस मैं ट्रेन से जंप लगा करके नीचे आ जाऊँ। और फिर जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर वगैरह थी उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं अब तो तुम यहाँ पर आ गई, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा साथ में, लेकिन बार बार मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं उतरूँ ट्रेन से और भाग करके घर अपने वापस चली जाऊँ। तो उस पिक्चर में ना जो उस लड़की का रोल था कि जो वीडो लड़की होती है उन्हें किस तरह से रखा जाता है, खाने पीने में उसका कंट्रोल किया जाता है, और बाल काट दिए जाते हैं और सफ़ेद कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो वो तो सिर्फ एक पिक्चर में था। आप आज भी वाराणसी में जा कर के देखिए, कलकत्ता में जा कर के देखिए, और भी कई जगह वहाँ जा कर के देखिए। और कई जगह तो जो वीडो लेडी हैं उनके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें एकदम ही अलग जगह पर ही रखा जाता है। और जितने भी बड़े बड़े सत्ताधारी व्यवसायी सभी लोग होते हैं वही उनके जो मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए जाते हैं। और हमारे समाज में रह कर के औरतों की इतनी ज़्यादा दुर्गति हो तो फिर कोई यदि कहे कि हम बहुत अच्छे हैं या फिर हम समाज के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में भी ना लेडीज़ के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ करता होगा। लेडीज़ जो खुद ही इतना आगे बढ़ती हैं, और यदि लेडीज़ अपने आप से इतना आगे ना बढ़े, इतनी मेहनत ना करे ना, तो वो लेडीज़ की जो कंडीशन बहुत पहले ही थी वो ही कंडीशन अब भी है। और इतना आगे बढ़ने के बाद भी अच्छे अच्छे पदों पर लेडीज़ पहुंच जाती हैं, जॉब भी करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी पोजीशन है ना वहीं की वहीं, उन्हें कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। जितने अच्छे ओहदे पर लेडीज़ पहुंच जाती है ना, उसके लिए लोगों की सोच उतनी ख़राब हो जाती है। हाँ, यदि वह लेडी इज्जत से रहती है तो ये कहते कि बहुत घमंडी है, और यदि ओपन माइंड होती है तो ये कहते कि ऐसी है वैसी है। तो औरतों को ना कहीं भी किसी तरीके से ना जीने नहीं दिया जाता है। जब लड़की का जन्म होता है तब से ही उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। जब लड़की का जन्म होता है तब घर वाले ये लोग कहते हैं अरे घर में तो बेटी हो गई, अब तो इनके घर का खर्च भी बढ़ जाएगा, बेटी होने से तो सिर झुक जाता है, और जो बेटा होता है तो उसके होने से तो सिर उठ जाता है। तो इस तरह से बचपन से बेटी के साथ भेदभाव किया जाता है। फिर जब थोड़ी सी बड़ी होने लगती है तब उससे कहा जाता है तुम इस तरह से नहीं करो, ऐसे करो क्योंकि तुम लड़की हो। फिर उससे बड़ी हो जाती है, फिर उसे ये सिखाया जाता है कि तुम्हें ऐसे रहना क्योंकि तुम्हें पराए घर पे जाना है। तो जो लड़कियों के भेदभाव की शुरुआत है ना, वो बाहर से कहीं से नहीं होती है, वो हमारे घर से शुरू हो जाती है। और ऐसी बहुत कम ही लड़कियां होंगी आज के ज़माने में भी ना कि जिनके साथ में भेदभाव कम होता रहा हो। तो कई लड़कियां पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ जाती हैं, वो अपने घर वालों की मदद भी करती हैं, और फिर जब शादी होकर के चली जाती हैं तो शादी भी उनकी इन्हीं शर्तों पर अच्छी हो जाती है कि लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब भी कर रही है, और काम भी सब कर लेती है। लेकिन जैसे वो ससुराल में जाती है ना, ससुराल में भेदभाव शुरू हो जाता है कि तुम तो जॉब पर जा रही हो, जॉब पर जाओगी तो पता नहीं किस किस से मिलोगी, तुम इतनी फ्रीडम तुम्हें है, तुम इस तरह से नहीं रहो, ऐसा करो कि तुम जॉब ही छोड़ दो। और लड़की इतना पढ़ाई लिखाई करके जॉब करती, जिस जॉब की वजह से उसकी शादी अच्छी हो जाती, वही लोग बोलते हैं कि तुम इस जॉब को छोड़ दो।
आप देखिए हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति वहीं की वहीं, कहने को तो सभी कह देते हैं कि ये पापा की परी है या पापा की बेटी है, लेकिन उन बेटियों को और उन परियों को पता होता है कि वो किस तरह से अपने पापा की परी और बेटी होती, क्योंकि ना जो सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है तो वो घर के अंदर से ही होता है। और मुझे जो है मेरे कोई रिलेटिव ने कहा कि नहीं तुम अपने रिश्तेदारों मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनके लिए कुछ ना बोलूँ। हाँ, तो मैं सर पे कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में भी इसी तरह के हर वक्त ही सवाल उठते रहे हैं और इस तरह की जिल्लत का मुझे सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी मुझे ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है तभी मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। जब मैं शादी होकर के आई थी, जिस समय मैं शादी होकर के आई, जब मैंने घर पे कदम रखा तो लोग ये कहते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा रिच थे मेरे हस्बैंड, तो इस वजह से मेरी शादी हुई है यहाँ पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं शादी होकर के आई थी तो मेरे हस्बैंड कहीं बाहर चले गए थे और मैं 3-4 दिन के लिए अपने हस्बैंड के घर पर थी पिलखुआ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो यहाँ कोई घर नहीं था। 15-20 दिन 1 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एकदम खाना बदोश की तरह जीवन जीते थे। उन्होंने कई साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और यहाँ पर बिल्कुल ही अकेले रहते थे। तो जब मैं आई तो जितनी भी लेडीज़ थी मैं अंदर भी नहीं गई और मुझसे बोल रही कि अरे हम तो ये सोच रहे थे कि आपको ना खरीद करके ले करके आए हैं। और जब ये फर्नीचर वगैरह हमने देखा तो हमें लगा कि हाँ शायद शादी करके लाए हों। तो आप सोचिए कि जो लड़की जिस घर में कदम रखती है वहाँ पर आरती करके इस तरह से उसका स्वागत किया जाता है, और मेरा कितनी अच्छी तरह से स्वागत किया, तो मैं किसका तो रिस्पेक्ट करूं और क्या मैं खुद को दोष दूं, क्योंकि मुझे तो ना लग रहा है कि मेरे बुद्ध बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि अनमैरिड लाइफ से ना मुझे इंसल्ट मिली है। मैंने कभी कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तो बहुत शांत स्वभाव की थी, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखती थी और मैं हमेशा पूजा पाठ में ही रहती थी, लेकिन उसके बाद भी हर वक्त ही मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बदनामी ही मिलती गई और मेरी बदनामी तो अब तक भी ख़त्म नहीं हुई। मेरी शायद जो ज़िंदगी का आखिरी समय होगा ना उस समय ही मेरी ज़िंदगी के साथ ही जाएगी, क्योंकि मैं या तो अपनी बदनामी को धो लूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, या मैं अपने बच्चों को देख लेती जिन बच्चों की सिर्फ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, जिन बच्चों के कुछ करने के लिए सिर्फ मैं हूँ। क्योंकि मेरी ना लाइफ में भी एक समय ऐसा आया था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे सिंगल मदर बन के जीना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी तब मेरा बेटा 3 साल का था और बेटी मेरी 6 साल की थी। तो मैं मायके में थी तो हस्बैंड से कुछ ऐसी आरवू चलने लगी, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि नहीं तुम तो यहाँ पर ही रह जाओ। तो मैंने कहा नहीं, इस बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसको डॉक्टर को दिखाना है तो आप मुझे ले चलो। बोल रहे नहीं मैं तो तुझे नहीं ले करके जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो जब आपने सोच ही लिया तो मत ले करके जाओ, तो आप जाओ, मैं यहाँ रह लूँगी अपने दोनों बच्चों के साथ में। तो फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं जो कहती हूँ एक बार हट जाती हूँ तो फिर मैं अपनी सोच से अलग नहीं हटती। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे वगैरह देने लगे कि ये रख लो। मैंने कहा नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रख लो। फिर मैंने फादर से कहा कि अब मुझे नहीं जाना, तो मेरे फादर ने उस समय तो कह दिया कि हाँ तुम मत जाना। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे फादर शायद मेरी जॉब लगवा देंगे, क्योंकि मेरे फादर के अंडर में था ऐसा कि थोड़े बहुत अमाउंट दे करके जॉब लगवा सकते थे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी थी। मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से किया था और ना मेरी 11th क्लास पे एंकर के लिए भी जॉब लग गई थी, जो जॉब मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं दुनिया भर की बातें नहीं सुन सकती हूँ इस वजह से। तो फिर मैंने देखा कि मेरे फादर ने 2-3 दिन तो रखा, फिर बोल रहे बेटा मैं तो बहुत गरीब हूँ और मैं तो जैसे तुझे तेरे बच्चों को रखूँगा वैसे रहना पड़ेगा। फिर मुझे धीरे धीरे करके महसूस होने लगा कि जो माँ बाप कहते हैं हम रखेंगे वो बाद में एकदम ही अलग टाइप का नेचर दिखाने लगते हैं, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को घर पे बहुत ही अच्छे से रखती थी, खाना वाना खिलाना, उन्हें बहुत अच्छे कपड़े पहनाना, एकदम मैं संसारों की ज़िंदगी देना चाहती थी अपने बच्चों को। मुझे लगा नहीं यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना घर भी छोड़ दूँगी, उधर भी छोड़ दूँगी, हाँ लेकिन रहूँगी मैं यहाँ गाज़ियाबाद में ही।
और यहाँ पर दूर रहकर ही मैं अपने बच्चों को पालूंगी। लेकिन फिर तभी मेरे हस्बैंड को भी लगा कि अब शादी ना आए तो रोज़ रोज़ फ़ोन करने लगे, बोल रहे कि या तो तू आ जाए मैं लेने आऊँ, हर वक्त फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे। फिर मुझे मजबूरी में आना पड़ा। फिर मैं आ भी गई यहाँ पर, तो भी मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं आ तो गई हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने पार्लर का भी कोर्स कर लिया था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो ऐसा मैं कर ही लूँगी कि मैं अपने दोनों बच्चों को पाल लूँगी। क्योंकि ना कभी भी लेडीज़ को अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी से अलग हो रही हूँ, सेपरेट हो रही हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। आप ना देखिए कि ये जो एनिमल होते हैं इनके पास तो कोई रास्ता भी नहीं होता है, फिर भी अपने बच्चों को पालते, अपने पास रखते। तो हम लोगों को तो भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, और हर एक लेडीज़ में ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है कि वो जिससे कि अपने घर परिवार को पाल सकती है। तो वही मैंने भी सोचा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरे से सॉरी कहा, माफ़ी मांगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं उस समय के बाद से बिल्कुल बदल गई, मेरा नेचर वो रहा ही नहीं। बस फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँगी कि मुझे कभी किसी के सामने झुकना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं तो हर किसी लेडीज़ के लिए यही बोलती हूँ कि आप कभी अपने को ना किसी के सामने कमज़ोर ना बनाए। यदि आप गलत हैं तो आप सॉरी बोलते अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। यदि आप गलत नहीं तो आप बार बार ना किसी के सामने ना झुके, ना अपने आप को कमज़ोर पड़ने दें, क्योंकि आप एक नारी हैं, नारी का भी ना सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।